हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजीज का नेक्स्ट लेक्चर है टोटीपोटेंसी एंड डी डिफरेंशिएशन, पूर्ण शक्तता व विभेदन। तो सबसे पहले पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो टोटीपोटेंसी की जो खोज है या डिस्कवरी है इसकी पूर्ण शक्तता की, वो गॉटलिब हेबरलैंड के द्वारा की गई थी। इसीलिए हेबरलैंड को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन का जनक भी कहा जाता है। टोटीपोटेंसी जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था, इस पे क्वेश्चन आ सकता है अभी। तो टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था। इसकी परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें तो दो तरह से इसकी डेफिनेशन जो है वो दी जा सकती है। सबसे पहला तरीका क्या है अभी, एकल पादप कोशिका या सिंगल जो प्लांट सेल होती है उसकी संपूर्ण पादप के निर्माण की क्षमता, ठीक है, होल प्लांट के रीजनरेशन की या डेवलपमेंट की जो कैपेसिटी है या क्षमता है वो क्या कहलाती है? टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता कहलाती है। अथवा और इसको दूसरी प्रकार से भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। एकल पादप कोशिका या सिंगल प्लांट सेल जो होती है उसकी किसी भी प्रकार की कोशिका में विभेदित होने की क्षमता, मतलब किसी भी दूसरे टाइप की जो सेल है उसके अंदर वो डिफरेंशिएट हो सकती है ना, वो जो कैपेबिलिटी है वो क्या कहलाती है? पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी। अर्थात एकल पादप कोशिका से या सिंगल प्लांट सेल से किसी भी दूसरे प्रकार की सेल जो है या कोशिका जो है वो बन सकती है। जैसे जाइलम कोशिका बन सकती है या फ्लोएम कोशिका बन सकती है या फिर कोई स्क्लेरेंकाइमा सेल बन सकती है या पैरेंकाइमा सेल बन सकती है या कोलेनकाइमा सेल बन सकती है। इस तरह से किसी भी टाइप की जो सेल है वो बन सकती है सिंगल प्लांट सेल से। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी। अब इसमें से जो पहले वाली परिभाषा या डेफिनेशन है उसके अनुसार जाइगोट में पूर्ण शक्तता होती है। ठीक है, जाइगोट क्या है अभी? नर व मादा युग्मक यानी मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से या संलयन से बनी हुई जो द्विगुणित संरचना है या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है उसको जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट से ही फिर आगे एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर आगे जो होल प्लांट या संपूर्ण पौधा जो है वो उसका विकास हो जाता है। तो प्रथम परिभाषा क्या कहती है कि एक पादप कोशिका संपूर्ण पादप बनाती है। ठीक है, तो ऐसी क्षमता किसमें होती है? केवल और केवल जाइगोट में ही होती है। दूसरी जो डेफिनेशन है ये वाली, ये क्या कहती है? इसके अनुसार अन्य कोशिकाओं में भी पूर्ण शक्तता होती है। जो प्लांट की अदर सेल्स होती हैं या कायिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे तने की कोशिकाएं हैं या पर्ण की कोशिका है या रूट जो है मूल की कोशिका है, कहता है कि इन कोशिकाओं के अंदर भी संपूर्ण पौधे के निर्माण की क्षमता पाई जाती है, यानी पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है या परिभाषा है पूर्ण शक्तता की। अब आप देख सकते हो, मान लीजिए एक टोटीपोटेंट सेल है, एक पादप कोशिका है जिसमें टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता का गुण है। अब होगा क्या? इसमें विभेदन होगा या डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन से
तीन अलग अलग तरह की प्रोसेस या प्रक्रियाएं जो हैं वो इसमें शुरू हो सकती हैं। या तो एम्ब्रियोजेनेसिस हो सकता है। इसका क्या मतलब होगा, ये जो टोटीपोटेंट सेल है इसमें लगातार रेगुलर माइटोटिक डिविजन्स होंगे, ठीक है, सतत समसूत्री विभाजन होंगे, और ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर या भ्रूण के समान संरचना का निर्माण कर देता है, जिसको भ्रूणाभ या एम्ब्रियोइड कहा जाता है। और ये एम्ब्रियोइड आगे चलकर और ज़्यादा डिफरेंशिएटेड या विभेदित होता है, इसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम बन जाता है, और ये कंप्लीट प्लांटलेट या होल प्लांट या संपूर्ण पौधे का निर्माण कर देता है। तो पहली प्रक्रिया तो ये हो सकती है। या फिर क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। टोटीपोटेंट सेल जो है इसके अंदर समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिविजन्स होंगे, ठीक है, और इसमें ऑर्गन्स बनेंगे। ऑर्गन्स का मतलब इसके अंदर लीफ, रूट, स्टेम, इन सभी के सभी प्लांट ऑर्गन्स का या पादप अंगों का निर्माण होगा। अब ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस है ये तीन प्रकार का हो सकता है। किस आधार पर, इस आधार पर कि कौन सा ऑर्गन या अंग जो है वो बन रहा है। जैसे सबसे पहला आता है कोलोजेनेसिस। तो कोलोजेनेसिस, कोलो शब्द जो है ये केवल और केवल शूट के लिए या स्टेम के लिए यूज किया जाता है, तने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर केवल शूट सिस्टम यानी प्लांट का जो अपर पार्ट है जिसके अंदर उसके स्टेम आ गया, उसकी लीव्स आ गई है ना, उसकी ब्रांचेस या शाखाएं आ गई, अगर केवल शूट बनता है, प्ररोह का निर्माण होता है, तो उसको कोलोजेनेसिस कहा जाता है। दूसरा है राइजोजेनेसिस। अगर सिर्फ रूट सिस्टम या मूल तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे राइजोजेनेसिस। तो राइजो का मतलब यहाँ पे रूट से होता है। तीसरा है कोलोराइजोजेनेसिस। तो अगर रूट एंड शूट यानी प्ररोह व मूल तंत्र इन दोनों का निर्माण साथ साथ होता है तो इसको बोलते हैं कोलोराइजोजेनेसिस। तो इस प्रकार से ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो आगे तीन प्रकार का होता है। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया हो सकती है हिस्टोजेनेसिस और साइटो डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी विशिष्ट उत्तक या स्पेसिफिक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। हिस्टो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू या उत्तक। तो इसमें कोशिकाओं के अंदर विभेदन होता है, ठीक है, विशिष्ट प्रकार का, इसलिए इसको साइटो डिफरेंशिएशन या कोशिका विभेदन भी कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे जाइलम बन सकता है कोशिकाओं से, या फिर फ्लोएम का निर्माण हो सकता है, या फिर कोई और जो टिश्यू है ना, पैरेन्काइमा बन सकता है, या कोलेनकाइमा बन सकता है, या स्क्लेरेनकाइमा बन सकता है। इस तरह से अलग टाइप का एक स्पेसिफिक टिश्यू या विशिष्ट उत्तक जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये तीन तरह का फेट या भविष्य हो सकता है एक टोटीपोटेंट सेल या पूर्ण शक्त कोशिका का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनिमल स्टेम सेल की या जंतु स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं। तो ये कई प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न करती है, ठीक है। एनिमल स्टेम सेल जो है वो बहुत प्रकार की या मैनी टाइप्स की जो सेल्स हैं वो उत्पन्न कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन परंतु सभी प्रकार की कोशिकाओं को उत्पन्न नहीं कर सकती। इसका मतलब ऑल टाइप की जो सेल्स होती हैं एनिमल्स के अंदर, उनको ये प्रोड्यूस करने में असमर्थ होती हैं या इनकैपेबल होती हैं, ठीक है। इसलिए इनको टोटीपोटेंट नहीं कहा जाता। टोटी का मतलब टोटल से होता है ना, कुल से होता है। तो सभी प्रकार की कोशिकाएं नहीं बना रही, इसलिए इसको टोटीपोटेंट नहीं कह सकते। तो फिर इसको क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब होता है बहुत सारी, ठीक है। पोटेंट का मतलब शक्तता, यानी बहुत सारी कोशिकाओं का जो निर्माण है ये स्टेम सेल्स या स्टेम कोशिकाएं जो है ये कर सकती हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग जंतुओं के लिए या एनिमल्स के लिए कभी भी टोटीपोटेंसी वर्ड या पूर्ण शक्तता शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इनके लिए फिर क्या, कौन से शब्द का उपयोग किया जाएगा, या तो ओमनीपोटेंट या फिर प्लूरीपोटेंट, ठीक है। सभी या अधिकांश जो पादप कोशिकाएं हैं या प्लांट सेल्स हैं वो टोटीपोटेंट होती हैं या पूर्ण शक्त होती हैं, ठीक है। जिसमें स्टेम की कोशिका ले सकते हैं, या लीफ की कोशिका ले सकते हैं, या रूट सेल ले सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो एकल पादप कोशिका यानी सिंगल प्लांट सेल, या फिर कर्तोत्तक या एक्सप्लांट, एक्सप्लांट के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो एक से ज्यादा होती हैं, ठीक है, मोर देन वन सेल्स होती हैं, या सेल्स का ग्रुप या कोशिकाओं का समूह होता है। तो उससे संपूर्ण पादप को डेवलप किया जा सकता है या होल प्लांट को विकसित किया जा सकता है, ठीक है। ये खास बात होती है पादप कोशिकाओं की। तो इसके अंदर जो पादप है या प्लांट है उसके अंदर तीन अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं या मेन अंग होते हैं, मुख्य अंग। कौन कौन से, रूट यानी मूल तंत्र, स्टेम यानी उसका तना, और लीफ यानी पर्ण। तो इनके अंदर जो कोशिकाएं होंगी या सेल्स होंगी वो कैसी होती हैं, अभी विभेदित या डिफरेंशिएटेड होती हैं,
ठीक है, इसका मतलब कोई विशेष कार्य करने के लिए वो निर्देशित होती हैं पहले से ही। ठीक है, तो इनकी कोशिकाएं कैसी होंगी? विभेदित होंगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्लांट्स हैं, इनको एक्सप्लांट बोल देते हैं, उनसे कोशिकाओं को आइसोलेट कर लेंगे, यानी पृथक कर लेंगे। तो आइसोलेटेड सेल्स फ्रॉम एक्सप्लांट, कर्तोतक से कोशिकाओं को पृथक कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इन कोशिकाओं को हम लोग क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे या इंड्यूस करेंगे। किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए या कोशिका विभाजन के लिए। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा? ग्रुप्स बनेंगे, किसके? सेल्स के, कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं या एग्रीगेट्स बन जाते हैं। तो मल्टीपल सेल एग्रीगेशन बन जाएंगे, है ना, बहुत सारे समूह बन जाएंगे कोशिकाओं के या ग्रुप्स बन जाएंगे सेल्स के। अब इसका फिर आगे दो तरह का डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है ना, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। सबसे पहला क्या होगा अभी? इंड्यूस एम्ब्रियो डेवलपिंग सेल। ठीक है, या तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो इसमें शुरू हो सकता है। ठीक है, भ्रूण का जो निर्माण है वो इसमें प्रेरित किया जा सकता है। तो इससे होगा क्या? फिर प्रो एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, पूर्व भ्रूण बनेगा। तो प्रो एम्ब्रियो जो है फिर वो अपनी अलग अलग स्टेजेस से होता हुआ आगे मैच्योर होगा। जैसे सबसे पहले आती है ग्लोबुलर स्टेज, फिर उसके बाद आती है हर्ट स्टेज, फिर उसके बाद आती है टॉर्पिडो स्टेज, और फिर फाइनली ये प्लांटलेट या पौधे के अंदर विकसित हो जाएगा। तो इस तरह से प्लांट का रीजनरेशन हो सकता है। या फिर क्या होगा? ये जो सेल एग्रीगेट्स बने हैं वो कैलस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो कैलस क्या है अभी? एक मास है सेल्स का, जिसमें कोशिकाएं कैसी होती हैं? अनडिफरेंशिएटेड या अविभेदित होती हैं। ठीक है, तो फिर कैलस के अंदर रूट एंड शूट फॉर्मेशन को प्रेरित किया जाएगा, यानी कैलस में क्या शुरू होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग निर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एपिकल शूट या शीर्षस्थ जो प्ररोह है उसका निर्माण होगा, फिर उसके बाद रूट फॉर्मेशन, रूट सिस्टम जो है उसका मूल तंत्र जो है उसका निर्माण होगा, और फाइनली होल प्लांट या संपूर्ण पौधा जो है वो विकसित हो जाएगा। तो इस तरह से प्लांट रीजनरेशन हो जाता है। एकल पूर्ण शक्त कोशिका जो होती है, यानी जो सिंगल टोटिपोटेंट सेल होती है, उससे संपूर्ण पादप का जो पुनरुद्भवन है, यानी कि जो रीजनरेशन होता है होल प्लांट का, उसको दो मुख्य मापदंड पूर्ण करने चाहिए, है ना। दो मेन क्राइटेरिया हैं जिनको कंप्लीट करना जरूरी है, तभी एकल पूर्ण शक्त कोशिका यानी सिंगल टोटिपोटेंट सेल से होल प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है। सबसे पहला क्या है अभी? यह एकल कोशिका से प्रारंभ होना चाहिए, यानी सिंगल प्लांट सेल जो है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल होती है, तो जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से होल प्लांट बन जाता है। उसी प्रकार से ये कहता है कि जो कायिक कोशिका या सोमैटिक सेल ली जा रही है वो एक सिंगल सेल या एकल कोशिका होनी चाहिए। ठीक है, और वहीं से ही जो प्लांट का रीजनरेशन है या पादप का पुनरुद्भवन है वो शुरू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टोटीपोटेंट या टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता शब्द है ये एक कोशिकीय शब्द है, यानी यूनिसेलुलर वर्ड है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा क्या है अभी? यह एकल प्रक्रिया के रूप में पूर्णतः स्वायत्त होना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए कंप्लीटली। इसका मतलब एक सिंगल प्रोसेस के रूप में, इसमें अलग अलग प्रोसेस का मिक्सअप नहीं होना चाहिए, है ना। एक सिंगल प्रोसेस होना चाहिए ताकि होल प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में या यूनि डायरेक्शनल या एक ही दिशा के अंदर हो सके। तो ये दो क्राइटेरिया जो हैं वो कंप्लीट होने जरूरी हैं। ठीक है, तभी एकल पूर्ण शक्ति कोशिका या सिंगल टोटिपोटेंट सेल से होल प्लांट का रीजनरेशन हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे विभेदन, या इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, या इसको निर्विभेदन भी बोल देते हैं। तो इसको सबसे पहले इसकी परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें तो इस प्रक्रिया में क्या होता है भी? जो मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, जो परिपक्व व विभेदित कोशिकाएं होती हैं, जैसे अगर अपने स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसके अंदर अधिचर्म कोशिकाएं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं, इसके अलावा वल्कुट कोशिकाएं, है ना, या कह सकते हैं कॉर्टेक्स सेल्स हैं। इसके अलावा एंडोडर्म अंतश्चर्म जो है उसकी कोशिकाएं हैं, पेरिसाइकिल की कोशिकाएं हैं, जाइलम की कोशिकाएं हैं, फ्लोएम की कोशिकाएं हैं, है ना। तो ये क्या होती हैं? मैच्योर होती हैं या परिपक्व होती हैं, और साथ में क्या होती हैं? विभेदित या डिफरेंशिएटेड होती हैं, यानी कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए ये निर्देशित होती हैं। ठीक है, तो ये जो परिपक्व व विभेदित कोशिकाएं हैं या मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती हैं या अपनी पहचान को खो देती हैं।
ठीक है, तो वल्कुट कोशिका नहीं रहेगी, जाइलम कोशिका नहीं रहेगी, फ्लोएम कोशिका नहीं रहेगी। तो इनकी जो पहचान है या आइडेंटिटी है, ठीक है, वो उनका उसका लॉस हो जाता है या अपनी पहचान को ये खो देती हैं। ठीक है, और ये नए प्रकार की कोशिकाओं में या न्यू टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। किस में कन्वर्ट होती हैं? आद्य या प्रारंभिक कोशिकाएं बन जाती हैं। आद्य का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, या प्रारंभिक मतलब इनिशियल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी इनमें डेवलपमेंटल जो कैपेबिलिटी है, विकासात्मक जो क्षमता है, वो इनमें विकसित हो जाती है ना। तो ऐसी जो क्षमता है किसमें होती है? आद्य या प्रारंभिक कोशिकाओं में ही होती है। और इनमें एक और कैपेबिलिटी आ जाती है, किसकी? विभाजन की क्षमता, यानी मेरिस्टेमेटिक कैपेबिलिटी या विभाजन की जो क्षमता है इनमें विकसित हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? डी डिफरेंशिएशन या विभेदन कहलाती है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो मेरिस्टेम सेल्स जो है या जो विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन करती हैं लगातार, और फिर नई सेल्स या न्यू सेल्स या नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और फिर इन नई कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? अभी डिफरेंशिएशन होता है या विभेदन होता है, और विभेदन होने से ये स्थायी कोशिकाओं का या परमानेंट सेल्स का निर्माण कर देती हैं, या डिफरेंशिएटेड सेल्स या विभेदित कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसमें अधिचर्म कोशिका है, एपिडर्मल सेल, वल्कुट कोशिका है ना, कॉर्टेक्स सेल या एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, फ्लोएम सेल है ना, ये सारी की सारी विभेदित या डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, अब अगर इनमें डी डिफरेंशिएशन होगा या विभेदन होगा तो ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं या विभेदित कोशिकाएं हैं ये फिर से मेरिस्टेम या विभज्योतक में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? डी डिफरेंशिएशन या विभेदन। यह कोशिकाओं की विकासात्मक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो सेल्स पहले परमानेंट थी, स्थायी थी, अब वो विभज्योतक कोशिकाओं के अंदर या मेरिस्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो रही हैं, तो उनके अंदर विकासात्मक क्षमता या डेवलपमेंटल जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब जो नई कोशिकाएं बनेगी डी डिफरेंशिएशन या विभेदन से, उनमें किसी भी प्रकार की कोशिका को या किसी भी टाइप की सेल को बनाने की या निर्माण करने की क्षमता जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी डिफरेंशिएशन या विभेदन से आद्य यानी प्रिमिटिव या इनिशियल्स यानी प्रारंभिक कोशिकाएं बनती हैं जिनमें विकासात्मक क्षमता या डेवलपमेंटल कैपेबिलिटी होती है। उसके बाद यह विभेदन का प्रत्यावर्तन है, यानी विपरीत क्रिया है या अपोजिट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है विभेदन का। ठीक है, डिफरेंशिएशन या विभेदन में क्या होता है? अभी जो कोशिकाएं हैं, विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं या मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं, वो अपनी विभाजन की क्षमता खोकर कोई स्थायी कार्य करने लगती हैं, जबकि विभेदन या डी डिफरेंशिएशन के अंदर जो स्थायी उत्तक की कोशिकाएं हैं या परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वो अपना स्थायी कार्य छोड़ देती हैं और विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब जो विभेदन या डी डिफरेंशिएशन है वो विभेदन का प्रत्यावर्तन है या रिवर्सल है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो इसका मतलब ये विपरीत प्रक्रिया है या अपोजिट प्रोसेस है। इसलिए एक ही कोशिका वंशावली में हो सकता है, एक ही सेल लीनियज के अंदर जो डी डिफरेंशिएशन है वो हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यह उन सभी प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है जो कोशिकीय क्षमता को बढ़ाती हैं। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन जो है वो उन सभी प्रोसेस के अंदर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं जो सेलुलर कैपेबिलिटी को या कोशिकीय क्षमता को इंक्रीज कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। सभी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑल, उनमें जीनों की संख्या निश्चित होती है। तो एक जाति से दूसरी जाति में जो जीन है उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे ह्यूमन स्पीसीज के अंदर हम लोग अपनी बात करें तो हमारी जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होगी, लगभग 30,000 के करीब होती है। उसी प्रकार से किसी दूसरी जाति में चले जाएं, जैसे हनी बी के अंदर अलग होगी, पादपों की बात करें तो उसमें भी एक जाति से दूसरी जाति में जीनों की संख्या परिवर्तित होती रहती है लेकिन निश्चित होती है। ठीक है,
परंतु इनकी कोशिकाएं सभी जीनों को अभिव्यक्त नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक कोई पादप सेल है या पादप कोशिका है या एक पादप जाति है, मान लीजिए उसके अंदर मान लीजिए 20,000 जीन है, तो उसकी एक पादप कोशिका 20 के 20,000 जीनों को अभिव्यक्त नहीं करेगी, बल्कि फिर क्या करेगी भी, जीनों के एक भाग को ही अभिव्यक्त करती है। ठीक है, जीनों का जो एक भाग होगा, जैसे 20,000 जीन है तो 20,000 में से मान लीजिए 2,000 या 3,000 जीन जो है वही एक कोशिका के द्वारा अभिव्यक्त किए जाएंगे या एक्सप्रेस किए जाएंगे। ठीक है, ऐसी कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से विभेदित कहते हैं। तो ऐसी जो सेल्स हैं उनको जेनेटिकली डिफरेंशिएटेड या आनुवंशिक रूप से विभेदित कोशिकाएं कहा जाता है, क्योंकि उनमें अलग अलग जीनों को अभिव्यक्त करने की क्षमता या अलग अलग जीन्स को एक्सप्रेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो होती है। आनुवंशिक रूप से पूर्णतया विभेदित कोशिका, ठीक है, जेनेटिकली जो कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड सेल है वो जीनोम में कोड किए सभी जीनों को अभिव्यक्त करेगी। ठीक है, एक जीनोम के अंदर जितने भी जीन कोड हैं उनको वो एक्सप्रेस करेगी या अभिव्यक्त करेगी। और ऐसी जो कोशिका है या ऐसी जो सेल है उसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पादप कोशिका ऐसी नहीं है जो सभी के सभी जीनों को, जाति के सभी जीनों को अभिव्यक्त कर सके या एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। अब जो जाइगोट होता है या युग्मनज होता है, जो कि एक द्विगुणित संरचना है, जो कैसे बना है, नर व मादा युग्मक के संलयन से, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन से बना है। तो उसके अंदर दो गुण होते हैं। सबसे पहला है उच्च विकासात्मक क्षमता, यानी हाई डेवलपमेंटल कैपेबिलिटी होती है। इसका क्या मतलब है कि जाइगोट से कई प्रकार की या बहुत प्रकार की नई कोशिकाएं या न्यू सेल्स बन सकती हैं, जो कि आगे अलग अलग कार्य या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो डेवलपमेंटल कैपेबिलिटी है वो हाई या उच्च होती है। दूसरा, अच्छी तरह से परिभाषित जीन अभिव्यक्ति पैटर्न। इनके अंदर जो जीन एक्सप्रेशन होता है या जीन की अभिव्यक्ति होती है अलग अलग जीनों की, उसका जो पैटर्न है वो पूरी तरह से डिफाइंड या परिभाषित होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कौन सा जीन कौन सी कोशिका में एक्सप्रेस होगा या अभिव्यक्त होगा और कितने समय तक अभिव्यक्त होगा, ये सारे का सारा रेगुलेटेड होता है या नियंत्रित होता है। तो ये जाइगोट के दो मुख्य गुण होते हैं। इसलिए जो जाइगोट है उसको हम लोग सबसे कम विभेदित या विविभेदित माना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे कम लेस डिफरेंशिएटेड या हम कह सकते हैं डी डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम स्टेम सेल्स की बात कर लें जो कि एनिमल्स के अंदर या जंतुओं के अंदर होती हैं, तो ये कम विभेदित या विविभेदित होती हैं, है ना। कम विभेदित का मतलब लेस डिफरेंशिएटेड, बहुत ही कम डिफरेंशिएटेड या विभेदित होती हैं, या फिर विविभेदित या डी डिफरेंशिएटेड होती हैं ये स्टेम सेल्स जो हैं। कायिक कोशिकाओं की बात करें या सोमैटिक सेल्स की बात करें तो ये अधिक विभेदित होती हैं, यानी कि इनका डिफरेंशिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्टेम सेल्स होती हैं या जो स्टेम कोशिकाएं हैं जंतुओं की, वो कायिक कोशिकाओं की तुलना में या सोमैटिक सेल्स के कंपैरिजन में अगर अपने तुलना करें तो कम विभेदित होती हैं। ठीक है, लेस डिफरेंशिएटेड होती हैं। तो इनके विभेदन या डिफरेंशिएशन का कंपैरिजन हो गया। अब जो स्टेम सेल्स हैं उनके अंदर हाई डेवलपमेंटल कैपेबिलिटी होती है, उच्च विकासात्मक क्षमता होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्टेम सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंशिएटेड या विभेदित होती हैं। ये खास बात होती है स्टेम सेल्स की। अगर अपने पादपों की बात कर लें तो पादप की प्ररोह व मूल की, है ना, जिसका जो शूट सिस्टम है और रूट सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो मेरिस्टेम सेल्स होती हैं या विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ण शक्त होती हैं, यानी कि टोटिपोटेंट होती हैं। इसका मतलब होल प्लांट या संपूर्ण पौधे का जो निर्माण है वो उससे किया जा सकता है। जंतुओं की बात करें अगर अपने, तो एनिमल्स के अंदर जो भ्रूणीय स्टेम सेल्स होती हैं या भ्रूणीय जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं वो बहुशक्त होती हैं, यानी कि प्लूरीपोटेंट होती हैं। ठीक है, टोटीपोटेंट तो नहीं कह सकते, प्लूरीपोटेंट होती हैं। इसका मतलब वो बहुत सारी और नई टाइप की सेल्स या कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं जो आगे जाकर अलग अलग प्रकार के जो कार्य हैं या फंक्शंस है वो परफॉर्म करेंगी। ठीक है, तो जंतुओं में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को प्लूरीपोटेंट या बहुशक्त माना जाता है। पादपों की बात करें तो पादपों में विभेदन या डी डिफरेंशिएशन जो है वो कैलस निर्माण से संबंधित होता है।
ठीक है। कैलस का जो निर्माण है, जैसे एक्सप्लांट या कर्तोतक क्या होता है, भी एक पौधे से लिया गया कोई भी भाग जिसका हम लोग संवर्धन या कल्चर कर रहे हैं, वो एक्सप्लांट या कर्तोतक कहलाता है। तो जब इस कर्तोतक या एक्सप्लांट को हम लोग माध्यम के ऊपर या मीडियम के ऊपर एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, तो उसमें डी डिफ्रेंशिएशन या विभेदन शुरू हो जाता है उसकी कोशिकाओं के अंदर, और क्या बनता है, कैलस बनता है। और कैलस क्या है भी, अविभेदित या अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का क्या है भी, एक ग्रुप या मास है। ठीक है। तो कैलस का निर्माण जो है वो डी डिफ्रेंशिएशन से होता है पादपों के अंदर। वृद्धि कर रही विभेदित कोशिकाओं का समूह, ठीक है, ग्रोथ कर रही होती हैं सेल्स जो है वो लगातार, लेकिन डी डिफ्रेंशिएटेड या विभेदित होती हैं, ऐसी कोशिकाओं का जो समूह है या मास ऑफ सेल्स है वो क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।